हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल हमने कहां तक कर लिया था भाई? हमने कर लिया था कि भाई सेल क्या होता है, ठीक है। सॉरी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, ठीक है, यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट है किसकी? लाइफ की। सेल की हमने डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर ली थी, समझ लिया था क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस किसने फाउंड करा था, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो भी कर लिया। आज हम देखते हैं थोड़ा शेप ऑफ द सेल। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कहां से? शेप ऑफ द सेल। भाई शेप ऑफ सेल की हम बात करते हैं जब, तो हमारे पास शेप ऑफ सेल में कि सेल की क्या शेप होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि सेल की जो शेप होती है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स है अलग अलग तरह के। तो शेप ऑफ द सेल में देखो इस तरह से, ये तो अमीबा हो गया। जैसे अमीबा के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। तो इसके अंदर जब फूड आता है तो ये क्या करता है, इस हिसाब से अपने आप की शेप चेंज कर लेता है, ऐसे। तो ये फूड आया तो इनको क्या बोलते हैं हम? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है इसका मतलब भाई? फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है पैर। तो इसके ये झूठे पैर है, एक तरह से हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो क्या शेप ऑफ द सेल वेरी करता है। अब जैसे हमारे में क्या होता है, न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल का एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। न्यूरॉन सेल हमारा इस तरह से पर्टिकुलर शेप में होता है, ठीक। तो ये हमारा न्यूरॉन सेल हो गया। तो ये हमारे वेरी करते रहते हैं, ठीक, इस तरह से। तो ये शेप ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द सेल शेप वेरी होती रहती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता था, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है, वो सेमी परमिएबल होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड एक, ये जैसे न्यूक्लियस के अराउंड एक लाइनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस जैसे इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। तो द मेम्ब्रेन विच बाउंड द न्यूक्लियर या फिर द मेम्ब्रेन विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द लाइनिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इतनी चीज आपको याद रखनी, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से भाई? हमने बात करी थी कि आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये मेंबर बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बेसिकली। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? जैसे न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन है, इसी तरह से सेल ऑर्गेनल्स के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड एक क्या होगी, लाइनिंग होगी, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल में वेरी करते हैं। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। बेसिकली हम ये जो पढ़ रहे थे अभी, शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वो इन्हीं के लिए पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास कई, जैसे हम करते हैं पहले प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं भाई? जिसके अंदर एक सेल होता है, जिसके अंदर सिंगल सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है। ऑर्गेनिज्म वो जो मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं वो यूकैरियोटिक हो गए, तो वो हम लोग जैसे। और एक होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम सबके बारे में करेंगे धीरे धीरे। तो पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। किसके बारे में? पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक साइड हम लिख लेते हैं भाई प्रोकैरियोट्स, बेसिकली क्योंकि ये हमारे लिए बहुत तो प्रोकैरियोट्स बोले या फिर प्रोकैरियोटिक बोले, ठीक है। क्या बोले? प्रोकैरियोटिक। तो सेल के लिए तो हम बात करेंगे तब लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और वो जो ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल उनको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर देख लेते हैं हम
क्या, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम बात करें सेल के लिए, तो हमने ये लिख दिया सेल के लिए, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला मेन पॉइंट होता है हमारे पास कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड चीजें नहीं होती हैं। जैसे हम कहें कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा कहां होता है, एब्सेंट होता है, और यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो साइज होता है, किसका साइज भाई, सेल का साइज। साइज ऑफ द सेल इज वेरी फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है 10 की पावर 6 मीटर। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। तो सेल का साइज देख रहे हो कितना है, 1 से लेके 10 माइक्रो तक, ठीक है। ये हमारा सेल का साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यहां पर जो हमारा सेल का साइज होता है, साइज ऑफ सेल जो यहां पर होगा वो हमारा जनरली होता है कहां से, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। मतलब 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक आपका सेल का साइज होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास साइज ऑफ द सेल ये है, यहां पर साइज ऑफ द सेल ये है, ठीक। तो डिफरेंस करते हुए चलिएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास सेल का साइज हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात होगी। न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। जब भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तो हम यहां पर लिखना चाहिए, यहीं लिख लो, नहीं तो यहां लिख लो आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। Here nuclear membrane is present, okay। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस की बात मत करिएगा कि आप कह रहे हो सर ये प्रोकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है सिर्फ अभी जनरलाइजेशन की। जनरलाइजेशन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास चीजें क्या क्या आ रही है। अभी हमने बात करी थी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल्स की। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। और यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं यहां से प्रेजेंट लिख ले रहा हूं, आपको उससे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, ये सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम। क्रोमोजोम भाई किसमें होता है, जब हमने अभी करे थे न्यूक्लियस में होता है ना क्रोमोजोम। तो सिंगल सेल, इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसमें क्या होता है, जनरली आपका मोर देन 1 क्रोमोजोम होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। तो मोर देन 1 क्रोमोजोम इज एब्सेंट। बात क्लियर होगी भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कहां है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, बेसिकली उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। मल्टी सेलुलर सेल की बात कर रहे हो, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेसिकली इज एब्सेंट। मैंने बात करी है वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस होगा ही नहीं, होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। चीजों को समझो, ठीक। यहां पर प्रेजेंट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। साइज ऑफ द सेल क्या होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 के पावर -6 मीटर हो गया। ये याद रखना आप। यहां पर क्या होगा, 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक चलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पहले ही बता दिया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिंगल सेल क्या होगा हमारा, प्रोकैरियोटिक होगा। ये क्या होगा हमारा, मोर देन वन क्रोमोजोम होंगे इसमें, और इसमें सिंगल क्रोमोजोम होंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक डिफरेंस मतलब एक तरह के सेल और होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्योंकि भाई आप देख रहे हो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग एनिमल्स में आते हैं तो एनिमल सेल हमारे अंदर अलग होंगे, प्लांट आते हैं तो प्लांट सेल अलग होंगे। ठीक है, तो इनके डिफरेंस करेंगे हम पहले सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना समझना इनके लिए जरूरी है। तो पहले आप सेल ऑर्गेनल्स करेंगे, फिर इनके डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं हम आगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। देखिए ये सेल ऑर्गेनल्स है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो आपको पढ़ने हैं वो इसमें है। ठीक है, हमने बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर बना लिया, हमारे पास है सेल का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब देखते हैं हम सबसे पहला की क्या है हमारा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है, इसमें देखिए क्या होता है बेसिकली, लार्ज नेटवर्क, ये होता क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से ये दिख रहे हैं आपको, बेसिकली ये क्या है, ट्यूब्स और शीट का एक लार्ज नेटवर्क है। क्या है, लार्ज नेटवर्क है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स का ये क्या है, एक कलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं। और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या पढ़ते हैं, ER पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसको हम एक नाम दे सकते हैं अलग से, हम कह सकते हैं इट इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ द सेल। मैन्युफैक्चर ऑफ द सेल बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, फ्रैक्चरर ऑफ द सेल। तो मतलब कि वही कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है। देखते क्या, बेसिकली ये होते दो तरह के हैं। एक तो देखिए सबसे पहली बात ये होता है SER, इसको होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक होता है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसीलिए हमने इसे मैन्युफैक्चरर कहा है। ठीक है, किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। इसको यहां लिख देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, लिपिड्स का। लिपिड्स क्या, बेसिकली फैट्स का, हम ये कह सकते हैं फैट्स का ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोटीन सिंथेसिस का, रफ करते हैं लिपिड का या फिर फैट का। अब देखिए जो ये लिपिड और फैट का, ये जो मतलब प्रोटीन का और फैट का जो मैन्युफैक्चरर हुआ है, उनके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले तो वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फंक्शंस याद करने हैं, क्योंकि फंक्शंस से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का ये काम करते हैं। दूसरी बात, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की फंक्शनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जितनी भी बॉडी में और हार्मोन्स। ठीक है, अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है SER का, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए क्या लिखा है, SER इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखिए वर्टिकली हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स थे जैसे, तो हम लोगों की लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम कुछ चीज टॉक्सिक ले लेते हैं, उसको डिटॉक्सिक करने का काम करता है। जैसे हम शराब लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या एक लिमिट में उससे डिटॉक्सिक करते हैं। हम वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए टॉक्सिक चीजें ले रहे हैं, तो उसको डिटॉक्सिक करने का काम कौन करता है, SER करता है इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें एक लेवल तक करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो एक लेवल तक लेते हैं, उसके बाद आपका लीवर सही है, लेकिन फिर लीवर डैमेज होने लगता है, बिकॉज इट इज अनेबल टू डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक नेचर ऑफ द डेंजरस थिंग्स। तो वो उसको डिटॉक्सिक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER। दो तरह से होता है, SER एंड RER। क्लियर होगी। अब बढ़ते आगे, देखते हैं दूसरा होता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस यहां देखिए ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या,
इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स मतलब ट्यूब्स की बात कर रहा है। वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेट पैरेलल, देखिए पैरेलल है एक दूसरे के, टू ईच अदर इन स्टैक्स, मतलब स्टैक्स से ग्रुप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का नाम दिया गया है। तो अरेंज ईच अदर, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, कॉल्ड सिस्टम्स। ओके, अब देखते हैं कि भाई अगर ये मैन्युफैक्चरर था तो ये क्या है बेसिकली, इसको हम ट्रांसपोर्टर का नाम देते हैं या फिर पैकर और मूवर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पैकर या फिर मूवर का नाम देते हैं। ठीक है, पैकर और मूवर, ट्रांसपोर्टर का भी नाम दे सकते हैं, बात वही है। ठीक है, इनके फंक्शनिंग देखते हैं। फंक्शनिंग सबसे पहला देखते हैं कि पैकिंग एंड डिस्पैच, वही जो चीज यहां बनी उसको फिर ये पैक करके डिस्पैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर सेल ऑर्गेनल्स जहां इनकी जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन को भी ये क्या करते हैं, इधर उधर। अब देखिए लाइसोसोम फॉर्मेशन करते हैं, ये यहाँ पर देखिए लाइसोसोम फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, उसकी फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटर्स करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई, तीन इसकी मेन फंक्शनिंग हो गई। पहला ईआर, दूसरा गोल्जी ऑपरेटर्स। बढ़ते तीसरे की तरफ, तीसरा देखिए क्या है, लाइसोसोम, जो हमने क्या कहा लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड सैक की मतलब लिक्विड पार्ट होगा अंदर, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स यहां पर बने वो कहां स्टोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से किसके अंदर है, लाइसोसोम के अंदर। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनको अलग से नाम दिया जाता है एक सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब सुसाइडल बैग क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, सुसाइडल बैग में सुसाइड तो करते नहीं है, तो सुसाइडल बैग का मतलब क्या है बेसिकली, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है जैसे, तो उसको डाइजेस्ट करते हैं। फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल है। तो एक ये हो गया, और दूसरा कि जब सेल कुछ काम करने की स्थिति में नहीं होता है, मतलब एकदम डेड हो चुका, डेड भी नहीं कह सकते, मतलब उसके अंदर उतनी चीजें नहीं रहती है, तो इसके एंजाइम्स अंदर से निकलकर बाहर निकल जाते हैं और सेल को बुरी तरह डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टेटर ऑफ द सेल, या फिर पैकर और मूवर ऑफ द सेल पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, और ये क्या होगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम समझ में आया। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, बेसिकली ये क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एटीपी वैसे एनर्जी, एक सेल को जिसकी फ्यूल है एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो हमारे लिए फ्यूल है। इसी तरह से सेल को एनर्जी चाहिए, वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है, और वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया। तो इन द फॉर्म ऑफ इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फंक्शन याद रखना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में देखिए क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बेसिकली ज्यादातर किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन अभी करेंगे हम, मतलब डिफरेंस करेंगे बेसिकली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए एंड राइसोसोम लिखा है ब्रैकेट में। तो प्लास्टिड हमारे पास कई तरह के होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है लूकोप्लास्ट, लूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। लूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, लूकोप्लास्ट जो होता है, जो प्लास्टिड बेसिकली है क्या, कलर प्रोवाइडिंग यूनिट है। जैसे हमारे प्लांट सेल में पता है आपको अलग अलग कलर, तो ये बेसिकली कलरलेस होता है या फिर व्हाइट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट कलर या फिर कलरलेस जो होता है वो लूकोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक
क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो फोटोसिंथेसिस वाली फंक्शनिंग कहाँ होती है? क्रोमोप्लास्ट में होती है, और कलर भी यहीं से प्रोवाइड होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना रेड है टमाटर, टमाटर लाल क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज ए रेड पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट सॉरी। इसके अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। क्या हो पाता है भाई? फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये पता चल गया कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट व्हाइट कलर का, ये क्या करता है? बेसिकली स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेनुअल्स को एक तरह से अपने पास रखता है। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेनुअल्स को अपने पास रखता है, ठीक है, लूकोप्लास्ट, ठीक। और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक। लास्ट हमारा बचा है वैक्यूल। तो वैक्यूल जैसे भाई अभी हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, इसे हम सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोल रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल, इसे ट्रांसपोर्टेटर ऑफ द सेल। तो ये भी बेसिकली वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। तो इसको याद रखना है आपको, क्या होता है ये? स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज हाउस, ठीक। इसे हम बोलते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, ठीक। वैक्यूल बेसिकली प्लांट सेल में बहुत ज्यादा लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। वो मतलब प्लांट सेल में एक होगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन एनिमल सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ लिखा है प्लांट लार्ज। तो मतलब वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज करते हैं बेसिकली किसका? एक तरह से वेस्ट मटेरियल, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, इन सब का एक तरह से स्टोरेज करके रखते हैं। जैसे हम घर में कहते हैं ना अलग से कोई स्टोरेज डिपार्टमेंट है, तो यही है वो। तो बेसिकली ये करते क्या? इसके अंदर सेल सैप होते हैं। सेल सैप क्या करते हैं? एक तरह से रिजिडिटी देते हैं। रिजिडिटी तो की बजाय हम कह सकते हैं टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम ज्यादातर ये मैं लिख ही देता हूं, टर्जिडिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? सेल को हार्ड बनाने का काम करे। टर्जिडिटी मतलब हार्डनेस की बात कर रहे हैं सेल सैप के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ फंक्शनिंग याद रखनी है कि फंक्शनिंग क्या है। इट इज कॉल्ड द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल विच स्टोर अमीनो एसिड, शुगर एज वेल एज प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक बार फटाफट ये थे हमारे सेल ऑर्गेनल्स, फटाफट से रिव्यू देखते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जहां पर भी ईआर का नाम आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल दो तरह के होते हैं, एसईआर, आरईआर, ठीक। गोल्जी अपरेटस, फंक्शनिंग आपको पता चली, गोल्जी अपरेटस, ट्रांसपोर्टेटर ऑफ द सेल या फिर पैकर और मूवर ऑफ द सेल, जो भी कह दो, ठीक है। फंक्शनिंग आपको पता चलेगी भाई, पैकिंग, डिस्पैच करना, ये सब, ठीक। तीसरे पे आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल को, और विपरीत कंडीशंस में जब आपके पास सेल की डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, plastids present only in the plants which is helpful in the photosynthesis। क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, और लूकोप्लास्ट का ये फंक्शन हो गया स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को अपने पास रखने का। वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं। स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल क्या करते हैं? अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन को करते हैं। तो ये थे सेल ऑर्गेनल्स, हो गए हैं सारे के सारे। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई चलते आगे, देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। प्लांट सेल एक साइड लिखते हैं हम, प्लांट सेल, और एक साइड लिखेंगे एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता, पहली बात तो हमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बोलूंगा वो चीज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो सेल ऑर्गेनल्स आपको सारे पता चलेंगे। सबसे पहली बात हमें पता है कि सेल के चारों तरफ एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल हमारी यहां पर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है।
सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, तो सेल वॉल हमारी कहां पर एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में। ठीक है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा प्लांट सेल में ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता किसकी वजह से है भाई? प्लास्टिड्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट और वहां पर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ये हमारी कहानी होगी। ठीक है, यहां पर एब्सेंट होते हैं, मैं एब्सेंट लिख ले रहा हूं सिर्फ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं हम, प्लास्टिड्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, यहाँ पर एब्सेंट हो गए। यहां पर जो वैक्यूल होता था, मैंने आपको बताया था क्या होता था? लार्ज होता था। तो हम कह सकते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। और यहां पर क्या होगा? यहां पर वैक्यूल तो प्रेजेंट होगा लेकिन स्मॉलर होगा। तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर वैक्यूल इज प्रेजेंट। फोर्थ वन, ये हमारा सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में हम डिफरेंस कर रहे हैं बेसिकली। इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जब यहां पर हमने देखा कि सेल मतलब जो वैक्यूल था वो सेंट्रल पोजीशन पे आ रहा है। बेसिकली सेल अगर मान लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि सेल हमारा वैक्यूल ने सेंट्रल पोजीशन कवर कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस जो होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हमारा साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा साइड में प्रेजेंट हो जाएगा। इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। और यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मिड। या फिर इन सेंटर कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन, एक थोड़ा शेप को भी देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल होता है वो जनरली स्क्वायर फॉर्म होता है। जनरली की बात कही गई है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस पे मत जाइएगा। और जो हमारा एनिमल सेल होता है वो राउंड फॉर्म में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये आया, ये हमारा एनिमल सेल होगा, लेकिन ये थोड़ा ऐसे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में आएगा, वो प्लांट सेल होगा। ठीक है, बाकी सेल और जो हमारे ऑर्गेनल्स थे वो प्रेजेंट जो रहते हैं वो रहेंगे। और प्लांट सेल में हमारे पास एक सेल वॉल भी होती है, तो इसके बाहर एक और ऐसे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। इतने, ये था हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, एक छोटी सी चीज दे रखी है आपके बुक में, और जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो मैं इधर ही बता देता हूं। सेल डिवीजन हमारे पास कि भाई सेल का डिवीजन होना, तो अपने से टूट के कुछ और बनना, उसे बोलते हैं हम कि हमारे पास सेल का डिवीजन हुआ। तो जब सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है। ठीक है, तो हमारे पास सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये इस प्रेजेंट को मैंने यहां लिख दिया। तो सेल डिवीजन जो हमारे पास होता है, इसको आप लोग नोटबुक में अच्छे से करिएगा। एक होता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हो गया। एक होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हमारे पास होगा। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है? तो माइटोसिस तो बेसिकली क्या है? जैसे एक सेल का डिवीजन हुआ, जैसे ये सेल है, तो इसका जब डिवीजन होगा तो हमारे पास दो सेल्स आएंगे ऐसे, और ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल आएंगे, बिल्कुल सेम। जितने क्रोमोजोम्स यहां थे उतने ही क्रोमोजोम्स यहां पर आएंगे। तो बेसिकली क्या होगा? आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स। क्या लिखेंगे? टू डॉटर सेल्स बोलते हैं उसे। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड with same number of chromosomes।
ठीक है। तो विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की बात करी गई है। क्या भाई? सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। अब ये तो हो गया माइटोसिस में। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जनरली क्या होता है कि 2 हुआ तो इसके पास जैसे ये आएंगे 2 और 2, तो बेसिकली 4 आएंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं आएंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा? 4 और आइडेंटिकल नहीं आएंगे, तो मतलब 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आ रहे थे, यहां पर क्या आएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है। ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आ रहा है। ठीक। तो ये हमारा सेल डिवीजन था, छोटा सा टॉपिक आपके लास्ट में देखा है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप फटाफट से लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो ये था चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था। अच्छे से सारी वीडियोस 2 वीडियोस में कवर करा है, कोशिश करिए आप करिएगा इसे और अच्छे से करिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपकी डिमांड रही क्वेश्चन आंसर की तो क्वेश्चन आंसर के साथ, नहीं तो फिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।